आज हम सबसे पहले आपको 51 साल पुरानी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो उस समय एक पत्रिका में छपी थी। यह तस्वीर वर्ष 1970 की है, जब देश में लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। तब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और उस दौर में सीपीएम ने 6 दलों के साथ अपना गठबंधन बनाया था और ज्योति बासु इंदिरा गांधी के लिए बंगाल में बहुत बड़ी चुनौती बने हुए थे। तब ये चुनाव 2 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला इसलिए कि लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस पर हावी हो रही थीं और कांग्रेस सत्ता में थी, और दूसरा इसलिए कि पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहां पाकिस्तान की सेना लोगों का दमन कर रही थी। यह तस्वीर हमने आपको आज इसलिए दिखाई ताकि आप पश्चिम बंगाल में राजनीति के इस वर्षों और दशकों पुराने फॉर्मूले को, टेम्पलेट को आज समझ सकें। और यही वो फॉर्मूला है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि वहां आज से 51 साल पहले जैसी राजनीति होती थी, आज भी राजनीति का स्वरूप लगभग वैसा ही है। बंगाल वर्सेस सेंटर, यानी बंगाल बनाम केंद्र सरकार, पहले भी यही था और आज भी यही है। बस चेहरे आप यहां अलग अलग बना लीजिए। पहले ज्योति बासु और इंदिरा गांधी का चेहरा है इसमें, अब आप इसमें नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का चेहरा लगा सकते हैं। अब अंतर इतना है कि 1970 में मुकाबला ज्योति बासु और इंदिरा गांधी का था और अब मुकाबला ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। पश्चिम बंगाल का खूनी संघर्ष इसी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रहा है, इसी खेला का हिस्सा रहा है। अब इसे खेला कहा जाने लगा है, लेकिन यह खेला बंगाल में वर्षों पुराना है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद से राज्य में हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और चुनावी नतीजों के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं और उन्हें वोट देने वाले वोटर्स पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि उन लोगों को ढूंढिए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उन लोगों को ढूंढिए जिन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया था, और अब उन सब की शामत आ गई है, उन सब की जान खतरे में है। खुलेआम उन पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं, न पुलिस में, न प्रशासन में और न आम लोगों में, कि वो इन लोगों को बचाने के लिए अब आगे आए, और अगर आए तो उन्हें भी जान से मार दिया जाएगा। चुनाव के नतीजों के बाद से ही पश्चिम बंगाल टीएमसी की जीत के ईंधन से सुलग रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स में एक डर का माहौल है। हम सब ने ये सोचा था कि चुनाव समाप्त होने के बाद राजनीति का यह खेला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अब हिंसा का एक नया खेला पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। इसलिए खेला खत्म नहीं हुआ है। पहले खेला था वोट का और अब खेला है चोट का, यानी हत्याओं का, आगजनी का। बीजेपी को वोट देने वाले अपने अपने घरों में जाकर छिप गए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे ही बाहर निकलेंगे उनकी हत्या कर दी जाएगी। और ये डर पश्चिम बंगाल पिछले 2 दिनों से देख रहा है, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा है। और आज हम फिर ये कहना चाहते हैं कि मरने वाले लोग कोई भी हों, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो टीएमसी को वोट देने वाले हों, चाहे बीजेपी को वोट देने वाले हों। हम यहाँ आज किसी एक पार्टी के लिए सिफारिश करने के लिए नहीं आए आपके सामने। हमारा कहना यह है, ये चाहे कोई भी हो, लेकिन वो इसी देश के नागरिक हैं और इस देश में, भारत में एक संविधान है, और वो संविधान देश के हर नागरिक को यह पूरा अधिकार देता है कि चुनाव में वो किसी भी पार्टी के लिए प्रचार कर सकता है, अपनी पसंद की किसी भी पार्टी के लिए, और चुनाव में वो किसी भी पार्टी को वोट भी दे सकता है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। तो फिर आप कैसे खुलेआम इस संवैधानिक अधिकार को देश के किसी भी नागरिक से छीन सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और 135 करोड़ का ये देश चुपचाप ये सब कुछ देख रहा है, और पूरी दुनिया भी ये सब कुछ चुपचाप देख रही है। रविवार की रात से अब तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में हुई झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 लोगों की मौत, 12 लोगों को मरना बहुत बड़ी बात है। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया है कि मरने वाले लोग किस पार्टी से जुड़े थे। हमें यह जानना भी नहीं है कि ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे, क्योंकि इंसान की जान बराबर होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। बीजेपी ने बताया कि उसके 6 लोग हिंसा में
टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हाथों मारे गए हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल पहुंचे और उन्होंने दक्षिण 24 परगना का दौरा किया, जहां उन्होंने हिंसा में मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की और हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया, जहां आज 2 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिनमें एक याचिका में हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है, जबकि दूसरी याचिका में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हुई है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां 2 दिन पहले ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और लोकतांत्रिक तरीके से वहां के लोगों ने टीएमसी को नई सरकार बनाने के लिए चुना है और वो भी भारी समर्थन देकर। लेकिन क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? इसे समझने के लिए आपको हमारे संविधान को समझना होगा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला 3 स्थितियों में हो सकता है। पहली स्थिति है जिसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में मिलता है। इसके मुताबिक अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दूसरी स्थिति, अगर राज्य में चुनाव के बाद भी कोई दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता और जो पार्टी सरकार चला रही होती है वो बहुमत खो देती है या मौजूदा सरकार इस्तीफा दे देती है, तब भी आर्टिकल 356 के जरिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है। हालांकि ये पॉइंट पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात का आधार नहीं बन सकता, क्योंकि वहां टीएमसी ने भारी बहुमत से सीटें जीती हैं, चुनाव जीता है और उसके पास सरकार बनाने का पूरा जनमत है। इसलिए ये जो दूसरी कंडीशन है, शर्त है, ये वहां लागू नहीं होती। तीसरी शर्त है, स्थिति है जिसमें यह कहा गया है कि अगर राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक आदेश का पालन नहीं करती और राज्य में कानून व्यवस्था गंभीर हो जाती है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है और सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका में भी यही बात कही गई है। हालांकि इस मांग को अगर छोड़ दें तो पश्चिम बंगाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लगाना किसी भी सरकार के लिए यानी केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा, खास तौर पर ऐसे में जब अभी 2 तारीख को ही चुनाव के नतीजे आए हैं और उनमें ममता बनर्जी स्पष्ट बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ जीती हैं। लेकिन बीजेपी के नेता दिलीप घोष इसी की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है, पश्चिम बांग्लादेश। मुझे लगता है कि पश्चिम बांग्लादेश लगभग बन चुकी है। इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार, इतने लूट खसोट, कहीं कानून व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं है। गांव से शहर तक कहीं पर लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। लगभग 20 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं और दर्दनाक हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार और खून, पेड़ में टांग देना बलात्कार के बाद, और लोगों का घर तोड़ना, घर लूटना, दुकान लूटना, तालाब के मछली तक लूट लिया गया है। नहीं, मैं राज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि आपे से बाहर जाएगा शासन तो राष्ट्रपति शासन भी लागू होना चाहिए। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वहां के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सिफारिश राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट बनाते हैं पूरी स्थिति पर और फिर यह फैसला राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है। और अभी की स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राजनीतिक हिंसा को लेकर काफी चिंतित हैं और आज प्रधानमंत्री ने भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में हिंसा और हत्याएं बेरोक टोक जारी हैं और इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। बड़ी बात यह है कि राज्यपाल ने ये बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद कही है। हालांकि इस पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि हिंसक घटनाओं पर ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में अपने निवास स्थान पर एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें हिंसा रोकने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं और योजना बनाई है। उम्मीद है कि कई लोगों का खून बहने के बाद ममता बनर्जी इस हिंसा को रोक पाएंगी और कड़े कदम उठाएंगी। अगर उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़े तो इसके लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए। जो बड़ी बात ममता बनर्जी को अब समझनी चाहिए वो ये कि वो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। वो कल अपनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं और कल वो अकेले ही शपथ लेंगी। आपको बता दें कि कल सुबह ममता बनर्जी ने यह तय किया है कि वो कल सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा। और ऐसे में उन्हें अपना दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी दरियादिली दिखानी पड़ेगी और उन्हें पूरे देश को ये संदेश देना होगा, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों को ये संदेश देना होगा कि वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स की मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे बंगाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हर नागरिक के मुख्यमंत्री हैं, वो हर उस वोटर की भी मुख्यमंत्री हैं जिसने उन्हें इस चुनाव में वोट नहीं दिया है। ये बात उन्हें बतानी पड़ेगी, साबित करनी पड़ेगी और पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति का भरोसा उन्हें जीतना होगा। वरना अगले 5 साल पश्चिम बंगाल में ऐसी हिंसा होती रहेगी, लूटमार, चोरी, डकैतियां होती रहेंगी और खास तौर पर वो लोग जिन्होंने इस बार ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया है, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है, हम उन लोगों के लिए बहुत चिंतित हैं और हमें लगता है कि अगले 5 साल उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे और उन्हीं को बचाने की हमारी ये मुहिम है। और आपको याद होगा हम पहले दिन से, जब से ये नतीजे आने शुरू हुए हैं, तब से हम जी न्यूज़ पर यही कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया, चाहे किसी को भी वोट दिया हो, सिर्फ बीजेपी नहीं किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, उन लोगों को अब अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी और ममता बनर्जी को अब ये आश्वासन देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हुआ है 2 तारीख के बाद से अब तक, उससे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ टीएमसी के लोगों के बारे में ही अभी तक सोच रही हैं, जो कि बहुत गलत बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.